दोस्तों, घटना सार के निचोड़ के तहत आर्थिक घटनाक्रम को टोटल कवर करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद आपको वन लाइनर का वीडियो दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे ही घटना सार समाप्त होता है आपको कंपाइल्ड पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, उसको प्रिंट कराकर पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, परीक्षा से पहले कोशिश करिएगा कि 4 से 5 बार उसको रिवाइज करना है। और हाँ, वीडियो को भी देखना है और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों, जिस अनुपात में व्यूज आ रहे हैं उस अनुपात में लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है सीधा सा कि कुछ लोग देख ले रहे हैं और निकल जा रहे हैं धीरे से। तो इस चीज़ पे गौर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, और एक सिविल सर्विस अभ्यर्थी होने के नाते आपसे उम्मीद करता हूं कि अपना नैतिक दायित्व तो आप पूरा करेंगे। तो चलिए, अब ये ज्ञान हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल है ही टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कीजिएगा। सारी संबंधित जानकारी और कंटेंट आपको वहीं मिलता रहेगा। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दोस्तों किसने जारी किया है? EIU, बोले तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं। तो दुनिया का, इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगे रहने योग्य जो है 2 शहर बताए गए हैं समन्वित रूप से। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क। याद रखना है, सिंगापुर अपने आप में शहर भी है और देश भी है। दोस्तों, यह इंडेक्स जो है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग और भी पढ़ चुके हैं जब हम वन लाइनर इसका कर रहे थे, किसका? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर सबसे महंगा शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को बताया गया है। तो याद रखना है, वो जो है इससे पहले वाली इंडेक्स के आधार पर वियना था। लेकिन अब जो है दोस्तों नया वाला जो आया है उसके अनुसार सिंगापुर और न्यूयॉर्क हैं। सबसे सस्ता शहर दोस्तों उसमें भी दमिश्क था, सीरिया की राजधानी, और इसमें भी दमिश्क रहेगा। तो याद रखिएगा, जैसे पूछे, जिस संदर्भ में पूछे आपको उत्तर देना है। भारत के कौन से शहर शामिल हैं दोस्तों? तो अहमदाबाद 165वें स्थान पे है। उसके बाद चेन्नई और बेंगलुरु। सीधे पूछा जा सकता है भारत के कितने शहर शामिल किए गए? तो जवाब है 3 शहर। नाम पूछ ले तो नामों बताए दियो, और यदि क्रम पूछ ले तो क्रमों बताए दियो। तो इस तरह से करना है दोस्तों। फिर WTO क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि इसकी 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक की घोषणा की गई है। कहाँ आयोजित होगी दोस्तों? तो अबू धाबी में आयोजित होगी। UAE की राजधानी है अबू धाबी दोस्तों। और कब आयोजित होगी? तो 2024 में आयोजित होगी, याद रखना है। 12वीं दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? तो 2022 में जेनेवा में आयोजित हुई थी। जीके बता दें इससे संबंधित, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। तो 22 में और 12वीं, याद रखना, 12 और 22 दोनों में वाह आ रहा है। तो जहां इसका हेडक्वार्टर है वहीं इसकी बैठक का आयोजन भी हुआ। स्थापना इसकी 1995 में की गई थी। कार्य इसका क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है उसको विनियमित करना इसका कार्य है, कि कोई देश इस मामले में एकाधिकार ना कायम कर ले। तो यही इसका कार्य है दोस्तों। तो बात करें अबू धाबी की दोस्तों, और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि जो COP28 का आयोजन होगा दोस्तों वो भी यहीं पर होगा। COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ है, आप सभी जानते हैं, और 26 ग्लासगो में आयोजित हुआ है। याद रखना है, वहीं पर पंचामृत की अवधारणा प्रतिपादित की गई है भारत के द्वारा। तो जो 12वीं बैठक हो, जो 13वीं बैठक होगी दोस्तों, वहाँ पर क्या करना है? जो व्यापार से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अपीलीय न्यायालय की बात चल रही थी, जो पहले स्थित भी था, उसको जो है अमेरिका ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, या उसको निष्प्रभावी बना दिया था। तो उसको पुनः बहाल करने की बात होगी इस मीटिंग में। तो यही इस का उद्देश्य रहेगा। जिक्सी दोस्तों क्या है?
गैस मूल्य सूचकांक है, भारत का पहला ऐसा सूचकांक है दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। काम इसका क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक गैस की कीमत को निर्धारित करना इसका काम होगा। एनएमडीसी दोस्तों, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जी हाँ, उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार इसको दिया गया है 2022 का। लौह अयस्क, जी हाँ, लौह अयस्क का जो है ये बड़ा उत्पादक है भारत में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों इन लोगों ने नहीं दिया है, तो याद रखना HDB बोले तो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है इसका। फिर है MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जारी कौन करता है? इन्होंने नहीं बताया, CACP जारी करता है। कृषि मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य आयोग। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को शिकायत है कि वीडियो लंबी है तो उनके लिए अभी से सुझाव दे रहा हूँ, 2 की स्पीड पे आप देख सकते हैं। तो कितनी फसलों के लिए दोस्तों जारी किया जाता है ये भी नहीं दिया है, तो 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है। कहीं कहीं आपको 22 भी मिलेगा, तो जैसा आपको विकल्प में मिले वैसा आप कर देना। जारी कौन करता है? CACP जारी करता है। यह अस्तित्व में कब आया था? 1965 में आया था। फिर इसका 1965 के बाद 85 में नाम बदल दिया गया था, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। दोस्तों अध्यक्ष इसके कौन है ये याद रखना है, क्योंकि 2022 में ही नियुक्त किए गए हैं विजय पाल शर्मा। पाल भी हैं और शर्मा भी हैं, याद रखना है। हाँ, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आपसे भाव पूछ लिया जाएगा। गेहूं का भाव क्या है? रबी फसल के लिए जो है कोई भी फसल होती है दोस्तों, तो उसके लिए पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका MSP कितना होगा, ताकि जो बाजार में अस्थिरता होती है उससे किसान का नुकसान ना हो। तो रबी फसल के लिए किया जाता है जारी, और खरीफ फसलों के लिए जारी किया जाता है। तो अभी जो दोस्तों फसलें जो हैं खेतों में हैं वो कौन सी रबी फसलें हैं? तो रबी में क्या क्या आता है? गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ऐसी फसलें दोस्तों रबी की फसलों में आती हैं। तो इसके तहत हमको देख लेना है 2125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो कतई रटिए लेना। फिर चने का भाव दोस्तों 5335 रुपये प्रति क्विंटल, और सरसों का भाव 5450 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये हो गया MSP से संबंधित पूरा मसाला आपका। मौद्रिक नीति समीक्षा जो है 2022-23 किसने जारी की दोस्तों? RBI ने जारी की। और ये काम करता कौन है दोस्तों? RBI के तहत मौद्रिक नीति समिति ये काम करती है। अध्यक्षता किसने की है इसकी? तो SK दास, बोले तो शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर हैं RBI के। सवाल दोस्तों और पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति समिति की अवधारणा दोस्तों कब लाई गई थी? 2016 में लाई गई थी। कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो 6 सदस्य होते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। स्थापना वर्ष से ही सदस्यों की संख्या याद रखेंगे। और दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? तो RBI का गवर्नर ही इसका अध्यक्ष होता है। तो ये मौद्रिक नीति समिति क्या करती है दोस्तों? जो भी नीतियाँ होती हैं, चाहे वो रेपो रेट से संबंधित हो, मतलब जो भी टूल होते हैं बैंक के, उनको जो है निर्धारित करती है। तो इस नीति की समीक्षा में जो है दोस्तों क्या हुआ है, रेपो रेट को जो है 6.25% रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% रखा गया है। CRR को जो है 4.5% रखा गया है। SLR को 18% रखा गया है। तो RRR, SLR और CRR ये सारे दोस्तों फैक्ट याद कर लीजिएगा। इनको डिटेल में बताने का भी समय नहीं है, बस ये दरें याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान भी रहे होंगे। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस दोस्तों क्या है? बजाज एलियांज कंपनी ने इसको जारी किया है। और इसमें जो है इसका अनावरण एक तरह से किसके हाथ से जारी किया गया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जारी किया गया। और लॉन्च किसने किया है दोस्तों? मतलब तैयार किसने किया? बजाज एलियांज। तो ये जो बॉन्ड है श्योरिटी, जैसा कि नाम ही
है इसका श्योरिटी, श्योर कर देता है किसी काम को। तो वो काम क्या होगा दोस्तों, जो सड़क निर्माता होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको बैंक से पैसा लेने के लिए गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो है काफ़ी समय लग जाता था ऋण लेने में या आवश्यक धन लेने में बैंक से। तो जब ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस करा लेगा ठेकेदार, तो इसका इस्तेमाल गारंटी के रूप में बैंक में करके धन आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो इससे क्या होगा, विकास की जो गति है, जो बैंक के चक्कर लगाने के चलते बाधित हो जाती थी, उसमें वृद्धि होगी। यही इसका काम होगा। फिर है दोस्तों बागवानी उत्पादन 21-22 के तहत कृषि मंत्रालय ने जारी किए हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार कितना उत्पादन हुआ है बागवानी फसलों का, तो 342 मिलियन टन, याद रखना है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड दोस्तों रट लेना है, REF LTD भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। क्यों चर्चा में है, क्योंकि 12वीं महारत्न कंपनी का इसको दर्जा दिया गया है। पहले यह नवरत्न कंपनी थी। तो दोस्तों पहले जो है नवरत्न कंपनियां कितनी थी, 13, लेकिन जब इन 13 में से एक महारत्न कंपनी हो गई तो नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 12 हो गई और महारत्न कंपनियों की संख्या भी 12 हो गई। ये अपने नाम के अनुरूप ही रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करवाती है कंपनी। तो याद रखना है महारत्न कंपनी कैसी कंपनी होती है दोस्तों, किसको दर्जा दिया जाता है। तो याद रखना 3 साल में जो है इसने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करना चाहिए कंपनी को। शेयर बाजार में लिस्टेड होना चाहिए इसको, और दोस्तों नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से यह बात सिद्ध होती है कि कोई नवरत्न कंपनी ही महारत्न कंपनी बन सकती है। क्या इसको सहूलियत हो जाएगी दोस्तों, तो 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश ये अपनी मर्जी से कर सकती है। इसके साथ ही इसको अन्य कई सहूलियतें जो हैं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। रेजरपे, जी हाँ दोस्तों, क्या है, एक पेमेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसने UPI पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, पैसा खाते में नहीं होगा फिर भी आप पैसा पे कर पाएंगे। यही सुविधा जो है रेजरपे कंपनी देगी, याद रखना है। अभी तक क्या होता था, डेबिट कार्ड के माध्यम से UPI अकाउंट बना के हम लोग पे करते हैं, लेकिन अब जो है क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्योंकि मुक्त आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो इस समझौते के तहत क्या होगा दोस्तों, व्यापार को जो है और ज़्यादा सरल और सुगम बनाया जाएगा। इसके लिए जो भी बाधाएं हैं, जो भी टैक्स और टैरिफ हैं, उनको कम से कम किया जाएगा। तो इसी समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत से होने वाले आयात पर सीमा शुल्क को लगभग 98% आयात पर जो है समाप्त कर दिया है, एकदम जीरो कर दिया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 98.3 छोड़ के जो है 98 याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। और ज़्यादातर जो है सवाल में फुल फिगर ही दिया जाता है, दशमलव को जो है इग्नोर कर देते हैं वो लोग भी, कभी कभार फंसाने के लिए दे देते हैं। हाँ, बिहार से ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है। 2022-23 में 2022-23 की पहली छमाही के कृषि निर्यात से संबंधित आंकड़े दोस्तों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना हुआ है निर्यात दोस्तों, तो 13.5 अरब डॉलर हुआ है, इतने रुपए का हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई है ये भी पूछा जा सकता है, तो 25% की वृद्धि हुई है। एपीडिया का लक्ष्य दोस्तों क्या था, इसको करने का जो है, माफ कीजिएगा क्या गड़बड़ हो रहा है, एपीडिया का लक्ष्य था 23.5 अरब डॉलर, मतलब 23.5% की वृद्धि का लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों 1 मिनट, क्या गड़बड़ हो रहा है, 25% की वृद्धि हुई है। और एपीडिया ने जो है दोस्तों आगे के लिए 23.5 अरब डॉलर इसको करने का लक्ष्य रखा है, 13.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर
$23 अरब करने का लक्ष्य रखा है। बात करें एपीडा की तो क्या है दोस्तों, APEDA। एपीडा का मतलब होता है दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड, और ई का मतलब एक्सपोर्ट होता है, और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, ए का मतलब अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, कृषि उत्पादों के निर्यात का विनियमन करती है यह एजेंसी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और दोस्तों काम आपको हमने इसका बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और हाँ दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है यह एजेंसी, अथॉरिटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन। तो पीयूष गोयल जो हैं वो कौन है दोस्तों, वाणिज्य मंत्री हैं भारत के। विश्व में दोस्तों सस्ती विनिर्माण लागत वाला जो है देश कौन सा बना है, मतलब कोई भी चीज़ बन रही है तो उसमें सबसे कम लागत किस देश में लगती है, तो इंडिया प्रथम स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे है। समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया कैसे प्रथम स्थान पे आ गया। सस्ती चीज़ों के लिए जो है चाइना जाना जाता है। खैर ये सब छोड़ना है। और तो इसका मतलब बेलारूस जो है सबसे अंतिम स्थान पर है, मतलब सर्वाधिक लागत जो लगती है वो बेलारूस में लगती है किसी वस्तु के बनने में, तो याद रखना है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों कंपनी है, आप लोग जान ही रहे होंगे, नाम तो सुना ही होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा डेवलपर कंपनी बनी है, मतलब पवन का भी सहारा लेगी और सूरज का भी सहारा लेगी ऊर्जा के उत्पादन में। तो ऐसी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बनी है। इसकी क्षमता याद रखिएगा 7 गीगावाट है। कितने प्लांट दोस्तों इसने भारत में स्थापित कर दिए हैं, तीसरा प्लांट अभी हाल ही में स्थापित किया है, कहाँ, जैसलमेर में। तो तीनों प्लांट दोस्तों राजस्थान में ही इसने स्थापित किए हैं। फिर है ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022। जी हाँ, किसने जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और काम इसका क्या है, इस रिपोर्ट के तहत क्या बताया गया है, तो लिंग आधारित धन की जांच की गई है दोस्तों, कि कोई महिला कितना धन कमाती है पुरुष की तुलना में, या कोई पुरुष कितना धन कमाता है महिला की तुलना में। तो इसी रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि जो कार्यबल है, जो भी काम करने में संसाधन इस्तेमाल होता है मनुष्य के रूप में, फिर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें दोस्तों 3% महिलाएं ही मात्र उच्च पदों पर हैं। तो ये पूछा जा सकता है फैक्ट, कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं उच्च पदों पर हैं, तो महज 3%। एशिया प्रशांत के जो देश हैं दोस्तों उनमें भारत की स्थिति सबसे निम्न है इस मामले में, यह भी याद रखना है। केनरा बैंक दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्योंकि बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इसको। अब सवाल बनेगा कहाँ दिया गया, तो ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 पूछा जाएगा कहाँ आयोजित हुई, तो लंदन में आयोजित हुई। याद रखना है बैंकर्स ऑफ बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, आरबीआई को कहा जाता है, यह भी याद रखना है। भारत सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी का दर्जा, भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है दोस्तों, तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। यह महारत्न कंपनी है, याद रखना है। महारत्न कंपनियों की अवधारणा दोस्तों 2010 में लाई गई थी, ये भी याद रखना है। और नवरत्न की अवधारणा 1997 में लाई गई थी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जो है किस देश ने लागू किया है, तो पूछा जाएगा, विकल्प में रहेगा भारत। तो भारत ने अपना ऐसा पहला फ्रेमवर्क जारी किया है, किसने, वित्त मंत्रालय ने जारी किया है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड से जो धन प्राप्त होगा उसका निवेश सार्वजनिक महत्व की ग्रीन परियोजनाओं में किया जाएगा। ग्रीन परियोजना मतलब ऐसी परियोजना, ऐसे प्रोजेक्ट जो कार्बन अवशोषण
में भूमिका निभाएंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना या कोई ऐसी तकनीकी विकसित करना जो कार्बन को अवशोषित कर सके। साथ ही दोस्तों जो भी विकास के काम होंगे उनमें उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनसे कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। तो ये जो धन होगा इसका काम यही होगा, इसीलिए इसको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। और इससे क्या होगा, COP26 में जो भारत का विजन है पंचामृत का, मोदी जी ने रखा है पंचामृत विजन, उसको मजबूती मिलेगी। पंचामृत विजन में दोस्तों क्या कहा गया था, पहले तो देखते हैं COP26 कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटेन पर बात कर रहे थे, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में है ग्लासगो, ये भी याद रखना है, स्कॉटलैंड। बात करें दोस्तों ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन किससे मिलकर बना है, आपको बताए थे EWS से मिलकर बना है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन देशों से मिलकर बना है। स्कॉटलैंड हाल ही में क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसने अपने यहाँ कानून बना दिया है कि जो भी सार्वजनिक शौचालय या फिर स्थान होंगे वहाँ पर महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए, वो भी निःशुल्क। और दोस्तों जब ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे लग जाता है तो EWS में क्या जुड़ जाता है, उत्तरी आयरलैंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे इन सब चीज़ों को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग भूल जाते हैं बीच बीच में। तो COP26 जान रहे हैं, इसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था। वहीं पर भारत ने अपना विजन दिया था पंचामृत विजन। उसके तहत दोस्तों भारत ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 2030 तक 5 लक्ष्य उसने घोषित किए थे। उनमें से प्रमुख देख लीजिए जो आपको याद होने चाहिए। 2030 तक जो है भारत 1 अरब टन कार्बन की कटौती करेगा। दूसरा लक्ष्य दोस्तों क्या था, 2070 तक भारत नेट कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यही इसके मुख्य 2 लक्ष्य थे, ये आपको याद रहने चाहिए हमेशा। देश में 5G सेवा करने वाली पहली कंपनी दोस्तों कौन है, तो रिलायंस जियो रही है। शुरुआत इसने कहाँ से की थी 5G सेवा की, तो MBI का मतलब मुंबई, DL का मतलब दिल्ली, KKT का मतलब कोलकाता और चेन्नई का मतलब चेन्नई वाराणसी अलग से है। तो इन 5 शहरों में शुरुआत की गई थी। इसके बाद नाथद्वारा में शुरुआत करी गई है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है दोस्तों, नाथद्वारा माफ़ कीजिएगा अपने ज़िले का नाम याद आ गया, राजस्थान में स्थित है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है, इंदौर है दोस्तों। इंदौर को जरूर याद रखिएगा, चर्चा में है, एक न एक सवाल जरूर इससे संबंधित आएगा परीक्षा में। पहली वाटर प्लस सिटी भी यही है और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर सूरत को स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में किया गया, यह भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन है, माफ़ कीजिएगा अतिथि कौन है, चीफ गेस्ट दोस्तों, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान जो हैं इसके मुख्य अतिथि रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के, याद रखना है। और गुयाना की बात करें तो राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है, ये भी याद रखिएगा। जो इलाहाबाद से हैं वो लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इलाहाबाद में प्रयागराज में जो है एक मोहल्ला है इसी नाम से, जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन, 2 मोहल्ले हैं। फिर है यूरोप में वर्क काउंसिल स्थापित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है दोस्तों, तो विप्रो बनी है। विप्रो IT कंपनी है। काम इसका क्या होगा वर्क काउंसिल का, तो जहाँ मतलब वहाँ पर जो भी श्रमिक इसमें काम करेंगे उनको कंपनी से संबंधित सूचना और परामर्श दिए जाएंगे। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले से ही चीज़ों को शार्ट करके दे रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा 7 से 8 घंटे लगा है ये सब कंटेंट निकालने में और फिर तैयार करके आपको देने में। तो मेरा जो श्रम है वो तभी सार्थक होगा जब आप के काम आएगा ये कंटेंट, और साथ ही आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची दोस्तों किसने जारी की है, फोर्ब्स ने जारी की है, पत्रिका है, सभी लोग जान रहे होंगे। इसमें क्या है दोस्तों, 3 भारत की महिलाएं जो हैं शामिल हैं इन 20 एशियाई महिलाओं में।
वो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो सोमा मंडल हैं दोस्तों। सोमा मंडल जो है सेल कंपनी की चेयरपर्सन है, याद रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नमिता थापर हैं और गजल अलग हैं। इन तीनों महिलाओं के नाम याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे सोमा मंडल हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं सेल की। बात करें सेल की तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1953 में हुई थी। जो चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं वो एडिशनल हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि आपको लगे कि क्या क्या आपको अलग से दिया जा रहा है। केवल और केवल घटनासार नहीं, उससे आगे भी बढ़ के चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिर है करेंसी बाच लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा जाएगा किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। हाल में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यूएसए ने भारत को इससे बाहर कर दिया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यात्रा हुई थी वित्त मंत्री जो कि यूएसए की हैं, उनका नाम है जेनेट येलेन, याद रखना है। इनकी यात्रा हुई और हमारी जो निर्मला ताई हैं उनसे बातचीत हुई और समझौता हुआ, तो उसी के आधार पर जो है भारत को करेंसी बाच लिस्ट, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि करेंसी को बाच करने वाले देशों की लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में जो भी देश हैं उनकी करेंसी पर नज़र रखेगा कौन? अमेरिका। क्यों? कौन सा देश जो है अपनी मुद्रा का कितना अवमूल्यन कर रहा है और किस तरह से चीज़ों को सेट कर रहा है, इस पर नज़र रखेगा। तो इस सूची से जो है भारत को बाहर कर दिया है यूएसए ने। फिर अगला सवाल, फर्स्ट टैप क्या है दोस्तों? भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। जी हाँ, अब आपको डेबिट कार्ड अपने पॉकेट में लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, कौनो आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, मोबाइल हुआ या फिर कोई और आपके डेली इस्तेमाल में आने वाली चीज़, वहाँ पर ये स्टिकर चिपका दिया जाएगा और जहाँ आपको पे करना रहेगा स्कैन करा के बिना पिन के भुगतान हो जाएगा। जी हाँ, 5,000 रुपये तक की धनराशि का भुगतान बिना पिन के कर सकते हैं। तो समय की बचत होगी, यही सब, इसका कोई विशेष महत्व नहीं। लेकिन आजकल लोग बहुत आलसी हो रहे हैं तो कंपनियां भी उसी तरह काम कर रही हैं और ज़्यादा आलस। अब एटीएम जाना लोगों ने कम कर दिया है। आईडीएफसी जो है फर्स्ट बैंक, उसका पूरा नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यह सुविधा जारी की है। तो पूछा जा सकता है किस बैंक ने फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है या फर्स्ट ऐप का महत्व क्या है? तो इसमें क्या है, डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। करेंसी बाच लिस्ट भी हो गया है। करेंसी स्वैप समझौता दोस्तों किस देश के साथ हुआ है? मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव की राजधानी माले है, यह भी याद रखिएगा। क्या होगा दोस्तों इस समझौते के तहत कि डॉलर के स्थान पर अब रुपए में लेन देन होगा। जी हाँ, करेंसी स्वैप समझौता, बस यही होता है करेंसी स्वैप समझौता। जो भी व्यापार होगा वो अब रुपए में होगा, तो डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भारत जो है फायदे में होगा, कहीं ना कहीं उसकी मुद्रा का भी प्रचार होगा। विशाखापत्तनम काहे चर्चा में है? क्योंकि 43वां इंटरनेट एक्सचेंज बना है। एक्सचेंज का मतलब साथियों लेन देन एक तरह का, तो एक्सचेंज इंटरनेट है, इंटरनेट से संबंधित है। तो जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आपस में अपनी सहूलियत के अनुसार चीज़ों की अदला बदली कर लेंगी। कोई एक कंपनी, मान लिया जियो कंपनी है, वो किसी और कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल कर लेगी या कोई और सुविधा इस्तेमाल कर लेगी। तो इस तरह से जो है कंपनियों की लागत में कमी आएगी, खर्च में कमी आएगी और ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलेगी। जैसे किसी क्षेत्र में एयरटेल का टावर नहीं है और जियो का टावर है, तो जियो वाला क्या करेगा दोस्तों, एयरटेल को वो सुविधाएं दे देगा। किसके माध्यम से? इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से। तो ये 43वां है। सवाल बनता है पहला दो कहाँ स्थापित हुआ? इन लोगों ने नहीं दिया था, तो पहला उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित हुआ, याद रखना है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को साझी सुविधाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है, जो कि मैं भी बता चुका हूँ। भारत के 100 अमीरों की सूची जारी की है दोस्तों, किसने? फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की है। इसके अनुसार गौतम अडानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, एमए का मतलब मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर रहे हैं। और यदि महिलाओं की बात करी जाए तो सावित्री जिंदल जो है छठे स्थान पर रही हैं,
छठे स्थान पर रहकर महिलाओं में सबसे ज़्यादा अमीर महिला हैं। जी हाँ दोस्तों, चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में जो अरबपति हैं भारत के, उनकी 25 अरब डॉलर की संपत्ति जो है वह अब कितनी हो गई है, 800 अरब डॉलर। सोचिए अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी चौड़ी हो रही है। इसको आप गरीबी और असमानता लिखते वक्त तीसरे पेपर में या फिर सामाजिक न्याय दूसरे पेपर में चिपका सकते हैं और उत्तर को बेहतर कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। एशिया हीरोज ऑफ परोपकार। जी हाँ दोस्तों, परोपकार के मामले में सूची में 3 भारतीय शामिल हुए हैं एशिया क्षेत्र में। और प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, जी अडानी, गौतम अडानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक परोपकार, सर्वाधिक दान किया है। 60,000 करोड़ रुपए का दान करने की बात कही है। किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। शिव नडार या फिर शिव नादर जो हैं दूसरे स्थान पे हैं, याद रखना है। HCL कंपनी के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं। अशोक सूटा हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमुख हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। फोर्ब्स ने इसको जारी किया। फोर्ब्स कहाँ की पत्रिका है दोस्तों, USA की है, याद रखना है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक एकदम रट लेना है, 2022 किसने जारी किया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन ने जारी किया है। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है, भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सीरिया जो है कतई नीचे, सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। हैदराबाद भैया काहे चर्चा में है, क्योंकि देश का पहला गोल्ड ATM स्थापित करने वाला शहर होगा। क्या होगा दोस्तों, 24 कैरेट के सिक्के अब कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है उस ATM से। तो ये कहीं ना कहीं जो सुनार हैं उन पर निर्भरता कम करने का उपाय है। वो लोग पैसा अच्छे का ले लेते हैं और लोगों को घटिया माल दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदरा डिजिटल रुपया की शुरुआत दोस्तों कर दी गई है। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो थोक लेन देन में है उसकी शुरुआत 1 नवंबर से ही की जा चुकी है। और जो है भागीदार कितने हैं थोक लेन देन में, कितने बैंक भागीदार हैं, तो 9 बैंक हैं, यह भी याद रखिएगा। 1 दिसंबर को पायलट परीक्षण किया है किसने, RBI ने, डिजिटल रुपए का खुदरा व्यापार में भी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसका इस्तेमाल किया। कालांतर में जो है इसका विस्तार लखनऊ और पटना में भी किए जाने की बात कही गई है। बात करें रुपया की दोस्तों, तो एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इस पे जो मूल्य होगा दोस्तों अपने नोटों के समान ही होगा। तो क्या होगा, निगरानी जो है इसकी RBI करेगा, UPI से अलग होगा और सस्ता भी होगा। जी हाँ, UPI मुझे लगता है कुछ चार्ज लेता है, लेकिन अपेक्षाकृत इस पे कम चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। खाता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वॉलेट होगा जो बैंक देगा। जी हाँ, बैंक को आप पैसा देंगे, बैंक जो है आपको वॉलेट दे देगा और उतनी ही आपको टोकन दे देगा, फिर आप करिए भुगतान अपनी मर्जी से। तो रुपया यही है। रबी फसल के लिए जो पोषक तत्व हैं उनके लिए सब्सिडी दी है सरकार ने। कितने करोड़ रुपए व्यय करने की बात करी है, तो 51 करोड़ रुपए। यह तथ्य याद रखिएगा। कौन कौन से पोषक तत्व दोस्तों, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो गेहूं हो गया, गेहूं, मटर, चना, आलू, सरसों, यही सब फसलें जो हैं दोस्तों जो ठंडी के मौसम में होती हैं वही रबी की फसलें होती हैं। फिर है 2022-23 की पहली छमाही में व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। याद रखिएगा कुल निर्यात कितना किया है भारत ने पहली छमाही में, 382 अरब डॉलर का, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल आयात कितना किया है, 469 अरब डॉलर का। व्यापार घाटा दोस्तों, कुल आयात और निर्यात के अंतर को ही व्यापार घाटा कहते हैं। तो व्यापार घाटा दोस्तों 27 अरब डॉलर का हुआ है भारत को। मतलब भारत ने आयात तो ज़्यादा किया है लेकिन निर्यात कम किया है।
फिर आगे एक सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ है, तो आपको याद रखना है चीन के साथ है। मतलब चीन से हम आयात ज़्यादा करते हैं और उसको निर्यात कम करते हैं, फिर भी वो आए दिन हमारी सीमा में जो है अतिक्रमण करता रहता है। विज्ञापन बाजार दोस्तों, मीडिया के लिए जो है जारी किया गया है या आंकड़ा, उसमें यूएसए प्रथम स्थान पे है, भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया जो है विज्ञापन के जरिए ही आमदनी या फिर अपनी वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, और जो कंपनियां हैं जिनका प्रचार करता है या विज्ञापन करता है मीडिया, तो उनका भला होता है, कंपनियों का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मीडिया और कंपनी। तो साथियों, ऐसी बाजार के रूप में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखते हैं बाजार के रूप में प्रचार को, तो भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहन में डाले रखिएगा। अमेजन दोस्तों $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। जी हाँ, इसके शेयरों में लगातार $1 ट्रिलियन की गिरावट दर्ज की गई, और इसी गिरावट के आधार पर दुनिया की सबसे ज़्यादा नुकसान वाली कंपनी का दर्जा इसको दिया गया। एक्वा कनेक्ट दोस्तों क्या है, सूचना और सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया इसको, एक्वा कनेक्ट को। क्या है, भारत की पहली मत्स्य स्टार्टअप है। जी हाँ, मत्स्य की बर्तनी शुद्ध करने के लिए परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसको सर्टिफिकेट दिया गया है ISO 27001, याद रखना, एक्वा कनेक्ट। फिर है RBI ने हैंडबुक जारी की, उसमें कुछ निर्देश और कुछ सूचनाएं, कुछ आंकड़े देता है RBI अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो RBI द्वारा जारी की गई हैंडबुक, इसमें दोस्तों अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी है RBI ने। तो उसके अनुसार कर्नाटक, KNT का मतलब कर्नाटक है, कर्नाटक में अक्षय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु TMD है, और यूपी जो है अपना 90 नंबर पे है, याद रखना है। ऑक्सफैम दोस्तों क्या है, एक NGO है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका इन लोगों ने नहीं दिया, आपको बता दूं नैरोबी में है, याद रखना है। नैरोबी में दोस्तों, और किसका हेडक्वार्टर है वो भी आपको याद रखना है, तो यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। केन्या, केन्या केन्या की राजधानी है दोस्तों नैरोबी, याद रखना। केन्या जो है अफ्रीकी देश है, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की, डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। ये भी पूछा जाएगा कि डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक इंटरनेट तक पहुंच किस राज्य के नागरिकों या निवासियों की है, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। फिर है दोस्तों बिहार जो है एकदम निचले स्थान पे है, और सबसे ज़्यादा निचले स्थान पर झारखंड JKD है। तो ऐसे याद रखिएगा। 1/3 महिलाएं ही इंटरनेट का यूज करती हैं, यह भी आंकड़ा दिया गया है। विभिन्न वर्गों में जो है इंटरनेट असमानता की बात जो होती है बात, उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। पूछा जाएगा डिजिटल डिवाइड क्या है दोस्तों, तो जो भी वर्ग हैं, चाहे महिला या पुरुष हो या फिर कोई गरीब मध्यम वर्ग या एकदम निचला वर्ग हो, इन सब के बीच जो इंटरनेट के इस्तेमाल को लेके जो असमानता होती है, उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल मतलब डिजिटल रूप से बांट देना, कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, कुछ कतई नहीं कर रहे हैं, तो इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। अहमदाबाद दोस्तों, इसको ADB भी मैं लिखता हूँ, सहूलियत के लिए आपको लिख दिया है। जो लोग रेगुलर देखते हैं वीडियो वो जान रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म को। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। कौन कौन कंपनी साझे में इसको स्थापित करेगी, तो वेदांता भारत की है, और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, याद रखना है। राजधानी इसकी ताइपे है, यह भी याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर आप लोग जान ही रहे हैं, इनकी चालकता जो है
अचालकों से अधिक होती है और जो चालक हैं उनसे कम होती है। अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से लेकर महंगी कारों में भी होता है, याद रखना है। किस देश ने विदेश व्यापार नीति में बदलाव कर घरेलू मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति जारी कर दी है? तो याद रखना है भारत ने। फिर है मूल्यवान कंपनी जो है के मामले में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो 5वें स्थान पे है भारत, जहां सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनियां हैं। प्रथम स्थान पे यूएसए है। लिस्ट किसकी थी? सूची हुरून की थी। ये छोड़ दीजिएगा, इतना ही याद रखिएगा, भारत 5वें स्थान पर है। फिर फाटअप की बात करते हैं। फाटअप का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक्शन टास्क फोर्स। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करता है। 2 लिस्टें जारी करता है। किससे संबंधित होती हैं? टेरर फंडिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित होती हैं और उन्हीं गतिविधियों में संलग्न देशों से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? कौन से देश को ग्रे लिस्ट करता है? ये ग्रे लिस्ट ऐसा देश जो आतंकवाद को फंड करता है, जैसे पाकिस्तान उसको समर्थन देता है विभिन्न प्रकार की नीतियां बना के, तो उनको ग्रे लिस्ट में डालता है और उनको सुझाव भी देता है कि आप जो है यह काम रोक दें। लेकिन जो नहीं सुनता है उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो क्या होता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की छवि खराब हो जाती है। तो क्या होगा? निवेशक जो है वहाँ पर निवेश करने में कतराएंगे, और जब निवेश नहीं आएगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं होगी। बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी, और फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो कई सारे फैक्टर हैं दोस्तों। तो उसकी देश की जो है खटिया खड़ी होना निश्चित हो जाता है, जो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में पहुंच जाता है। खासकर ब्लैक लिस्ट ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। अभी चर्चा में काहे है? क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारत ने जो है इस कदम पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। चीन ने समर्थन किया था उसका। म्यांमार को जो है दोस्तों ब्लैक लिस्ट किया है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। 2018 में इसको शामिल किया था। लगातार दोस्तों 18 और 4 4 सालों तक ग्रे लिस्ट में ही पड़ा रहा है पाकिस्तान, और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसी कोई योग्यता हासिल कर ली है। म्यांमार को हमारा पड़ोसी है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बी लिस्ट का मतलब ब्लैक लिस्ट, जी लिस्ट का मतलब ग्रे लिस्ट। तो अब जो है दोस्तों जो विश्व में ब्लैक लिस्टेड देश हैं कौन कौन से? ईरान, दूसरा है ऊको मतलब उत्तर कोरिया, और तीसरा म्यांमार हो गया। तो 3 देश ब्लैक लिस्टेड हैं। बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है। पेरिस में। और किसका हेडक्वार्टर है पेरिस में? तो यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पर है। और दोस्तों पेरिस जो है, देखिए सा है इसके अंत में, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। ऐसे साथियों ट्रिक देता हूँ आपको जो कहीं नहीं मिलेंगे। बात करें इसमें सदस्य कितने हैं, तो 39 मेंबर हैं इसमें, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और कहाँ पर? जहाँ पर OECD का हेडक्वार्टर है उसका भी पेरिस में है, OECD का भी पेरिस में ही है। OECD का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। भारत जो है 2010 में इसका सदस्य बना था, यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 दोस्तों जारी की है। यह डेट भी याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मोदी जी का ये जन्म दिवस भी है। और किस लिए दोस्तों? इसी दिन जो है नामीबिया से लाए गए चीते कून्हो नेशनल पार्क में छोड़े गए। कून्हो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों?
मध्य प्रदेश में स्थित है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। विंडहॉक। नामीबिया जो है कैसा है दोस्तों देश, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीकी देश है, याद रखना है। और लोगों को चीता और बाघ में अंतर पता होगा, उम्मीद करता हूँ। ना पता हो तो कमेंट करिएगा। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 17 सितंबर। लॉजिस्टिक लागत क्या है दोस्तों? माल ढुलाई। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? माल ढुलाई की जो लागत है दोस्तों वह 14%, जो कि वर्तमान में है। पूछा जाएगा वर्तमान में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है भारत में, तो 14% है। वह घटाकर अगले 10 वर्षों में कितना करना है? 10%। यही इसका लक्ष्य है। लॉजिस्टिक लागत का मतलब दोस्तों सामान की आवाजाही को सस्ता करना। लॉजिस्टिक लागत घटाने का मतलब यही होता है। इसकी घोषणा दोस्तों 2020-21 के बजट में की गई थी, ये भी याद रखना है। फिर अगला, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है किसको? 300 रेलवे कार्गो टर्मिनल के विकास को। जी हाँ, अगले 5 वर्षों में इनकी स्थापना कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा? लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, रेलवे राजस्व में वृद्धि होगी। जब कार्गो टर्मिनल मतलब सामान जहाँ उतारा जाएगा, लादा जाएगा। और एक तरफ पीएम गति शक्ति योजना भी चलाई जा रही है, जिससे रेलवे, सड़क, हवाई, इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी इससे। तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, चीज़ें आसानी से उपलब्ध होंगी, चीज़ें सस्ती उपलब्ध होंगी और हर किसी की पहुंच में आसानी से पहुंचेंगी। ग्राहकों की पहुंच वाला नंबर 1 ब्रांड दोस्तों कौन सा बना है? वही बच्चा छाप बिस्कुट पार्ले, याद रखना है। गांव में कहते हैं जिस पे लड़का बनो है वो बिस्कुट दे दो हमें, लड़का छाप। याद रखिएगा इसको, लड़का छाप बिस्कुट। फिर है कृषि उपज चौथे अग्रिम अनुमान। जी हाँ, कृषि की उपज जो है उसके चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। किस फसल वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाएगा दोस्तों। खाद्यान्न का कुल उत्पादन दोस्तों कितना हुआ है? 315 मिलियन टन। ये पूछा जा सकता है कि फसल वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितने टन हुआ है। दोस्तों चावल का उत्पादन बढ़ा है, कितना हुआ है? 130 मिलियन टन। गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, कितना उत्पादित हुआ है? 106 मिलियन टन। मोटा अनाज के उत्पादन में भी कमी आई है दोस्तों, 50 मिलियन टन उत्पादित हुआ है। मोटा अनाज इसलिए याद रखना है क्योंकि 2023 को जो है यूएनओ ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, याद रखना है। 2016 में जो है दोस्तों दाल वर्ष, दलहन वर्ष घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों घटनासार में नहीं है। जिन लोगों के पास मैगजीन होगी वो लोग समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। इसीलिए कई लोगों ने, जैसे आशा शर्मा हुई या फिर एक आध लोग और हैं जिन्होंने कहा कि मैगजीन खरीदें या ना खरीदें, मैंने कहा खरीद लीजिएगा ताकि आप मिलान कर सकें कि जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो एकदम सही में निचोड़ है दोस्तों। विदेशों से मनी ऑर्डर के मामले में दोस्तों भारत जो है पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, भारत में सर्वाधिक धन कहाँ से प्रेषित किया जाता है? तो यूएसए से है। कन्फ्यूज आना कतई नहीं है, विकल्प में कोई और खाड़ी देश भी रहेगा। दूसरे नंबर पर ये खाड़ी देश दिया है यूएई। तो सर्वाधिक पैसा कहाँ से लोग भेजते हैं भारत में? यूएसए से भेजते हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजते हैं। कितना साथियों आया है 2021 में पैसा बाहर से? तो 87 अरब डॉलर। यह फिगर भी याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा, 87 अरब डॉलर। फिर है वित्तीय मध्यस्थता कोष। जी हाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? यह भी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। महामारी का सामना करने के लिए जो है, जैसे कोविड आया है इस बार, ऐसे सामना करने के लिए जो कमज़ोर देश हैं उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने यह कोष स्थापित किया है। WHO जो है इसको समर्थन दे रहा है, यह भी याद रखना है। जी हाँ, लॉन्च करने की बात आए तो वर्ल्ड बैंक ही करिएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका
वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। वाशिंगटन डीसी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। सवाल पूछा जाएगा ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटामैक नदी, पोटामैक नदी दोस्तों। न्यूयॉर्क की बात करें तो किस नदी के किनारे है, जो कि यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, यह भी याद रखिएगा। भारत में मैक्सिमम एफडीआई कहाँ से आया दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपको नहीं मिलेगा तो जवाब है मॉरिशस। फिर है अगला और अंतिम पेज है दोस्तों, कर लेते हैं जल्दी से। भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो जेएनपी बोले तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, जी हाँ, गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? सूरत में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के भवन की आधारशिला भी यहीं पर रखी है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा रखी गई। बात करें कि इस एक्सचेंज से क्या होगा, भारत में जो सोना आयात है उसकी आसानी को सुनिश्चित किया जाएगा, उसको आसान बनाया जाएगा, उसकी निगरानी भी की जा सकेगी। तो एक तरह से एंट्री गेट की तरह काम करेगा बुलियन एक्सचेंज। बात करें बुलियन की, तो बुलियन को दो धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर के लिए, याद रखिए। गिफ्ट और किस लिए चर्चा में है दोस्तों? हम पढ़ चुके हैं। एनडीबी बोले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स जो संगठन है उसके सदस्य देशों ने ही मिलकर इसकी स्थापना की है। तो उसका क्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 दोस्तों कंपनियों की एक सूची जारी की है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे मूल्यवान कंपनी जो है भारत की, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, याद रखिएगा। यदि करें बात मैक्सिमम लाभ और राजस्व की, तो एलआईसी जो है पहले स्थान पे है। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्थापना इसकी कब हुई थी? 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। फिर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत 37वें स्थान पे है 2022 में। 21 में चौथे स्थान पे था, तो 43वें स्थान पे था। 63वें स्थान पे सबसे नीचे दोस्तों वेनेजुएला है, याद रखिएगा, सबसे नीचे स्थान पे है। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको लानोज कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रिटेन में दोस्तों यूपीआई को लॉन्च करने की बात कही है भारत ने। ऐसा अन्य कौन कौन से देश कर चुके हैं? तो भूटान पहला देश था, नेपाल दूसरा बना है। बात करें यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। काम इसका क्या है? रियल टाइम पेमेंट सोल्यूशन उपलब्ध कराना। खटाक से इधर आपने टाइप किया, मोबाइल में पासवर्ड डाला, उधर खट से पेमेंट हो गया। निपल, जी हाँ दोस्तों, एन का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, एनपीसीआई की बात हो रही, 2008 में स्थापना हुई थी। यह एक गेटवे है दोस्तों, याद रखना है। इसकी एक शाखा है आईपीएल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा, प्राइवेट नहीं, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड होगा दोस्तों। तो ये जो है यही कंपनी जो है ब्रिटेन के पे एक्सपर्ट के साथ समझौता करेगी, जो वहाँ का एक तरह से जैसे अपने यहाँ यूपीआई है, वैसे ब्रिटेन में एक पे एक्सपर्ट है, उससे समझौता कर लेगी। तो क्या होगा, ब्रिटेन में जो भारतीय हैं वो अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकेंगे। तो ये सब कथा इसके पीछे की छोड़ दीजिएगा, इतना याद रखिएगा कि ब्रिटेन, सवाल में पूछा जाए कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ यूपीआई को अडॉप्ट करने की बात कही है, तो ब्रिटेन करेगा ऐसा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देख चुके हैं। 2021-22 में जैव अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? 14.1% या फिर 14%, याद रखिएगा।
जैव अर्थव्यवस्था दोस्तों सवाल पूछा जाएगा क्या होती है, इन्होंने कतई नहीं उसमें स्पष्ट किया। जैव अर्थव्यवस्था में दोस्तों विकास की क्रिया जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संपन्न की जाती है। जी हाँ, तो उसके लिए जो उपाय, जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, उन पे जो खर्च होता है, उसी खर्च को जो है अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। तो जो पहले खर्च था उसमें 14% वृद्धि हुई है। तो इसी को जो है समन्वित रूप से जैव अर्थव्यवस्था कह दिया जाता है। एक तरह से सतत विकास की अवधारणा पर जो है विकास को संपन्न करना इस अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है। फिर 2022 मार्चांत में, मतलब मार्च के अंत में जो है भारत का विदेशी ऋण दोस्तों कितना था, 620 अरब डॉलर। ये फैक्ट याद रखिएगा। जीडीपी का कितना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20%, यह भी याद रखिएगा। 2022-23 में धान फसल का एमएसपी कितना था दोस्तों। फसल कट के बिक गई, खेत जुत के फिर से बो गए गेहूं और खड़े हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद बालियां निकल आएंगी। तो ये मुश्किल है पूछा जाना, व्यर्थ ही डाल दिया था इसमें। तो 2060 याद रखिएगा अगर आपने फसल बेची होगी, लेकिन मुझे पता है कि आपको एमएसपी नहीं मिला होगा। 2060 रुपये एक ग्रेड के धान का था मूल्य, और सामान्य धान का मूल्य 2040 था। हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 में दोस्तों कौन है, लियोन मेसी बने हैं। सवाल बनेगा कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, याद रखना है। अर्जेंटीना राजधानी इसकी पूछी जाए तो सेंटियागो है। सेंटियागो हाल में क्यों चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो है अर्जेंटीना के लिए पदक जीता है। कहाँ, फीफा वर्ल्ड कप जीता है, लियोनल मेसी ने जीता है, याद रखना है। इस सूची में जो है हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में विराट जो है भारत से एकमात्र खिलाड़ी हैं, यह भी याद रखना है। बात करें फीफा की तो दोस्तों इस बार 22वां संस्करण था, कहाँ, कतर में आयोजित हुआ, यह भी याद रखना है। कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम कौन सी रही है, अर्जेंटीना रही है। और उपविजेता या फिर किसे हराया है अर्जेंटीना ने, तो याद रखना है फ्रांस को हराया है। और सर्वाधिक गोल दोस्तों इसमें किसने किए हैं, तो फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे, इन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं। और सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप को जीतने का नाम दोस्तों किसको गौरव प्राप्त है, सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने का, तो ब्राजील को प्राप्त है, याद रखिएगा। अब भैया आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा एक्ट, जी हाँ दोस्तों 2013 में इसको पारित किया गया था। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। तो इसके प्रदर्शन, मतलब इसके क्रियान्वयन के आधार पर, जी हाँ जो कोटा बंटता था उससे संबंधित, तो उस प्रदर्शन में जो है क्रियान्वयन के आधार पर सर्वाधिक प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, तो ओडिशा ने। ओडी का मतलब ओडिशा ने किया है। दूसरे नंबर पर यूपी रहा है। एमपी जो है छठे नंबर पर रहा है। बात करें बिहार की तो बिहार वाले रट लें कतई, बिहार वाले 7वें नंबर पे है बिहार इसके क्रियान्वयन में। मतलब कोटा वहाँ पे आसानी से नहीं मिलता है, घोट जाते हैं उसको, मिल बांट के खा लेते हैं भूखे भेड़िए। अंकटाड दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यूएन की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, जी हाँ देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, याद रखिएगा। इसने एक रिपोर्ट जारी की, सीधे पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 किसने जारी की, तो याद रखना अंकटाड ने जारी की है। इसके अनुसार एफडीआई का आउटफ्लो, मतलब किस देश से सर्वाधिक एफडीआई बाहर गया है, तो यूएसए से गया है सर्वाधिक। एफडीआई बोले तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा निवेश दोस्तों जो किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया जाता है, और एक तरह से शेयर खरीद लेना उसको कहते हैं, तो उसी को एफडीआई कहते हैं। तो सर्वाधिक कहाँ से गया है, यूएसए से गया है, याद रखना है। और किस देश में गया है, तो वो भी यूएसए ही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बाहर भी यहीं से गया और सबसे ज़्यादा आया भी यहीं। इस मामले में भारत चौथे स्थान पे, तो 7वें स्थान पे है। बात करें भारत में
इनफ्लो वाले राज्य कौन से? सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? तो केएनटी में आया है, कर्नाटक में। यही याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि 2022 में कितने देशों से भारत में एफडीआई आया है? तो 101 देशों से आया है। दोस्तों अभी पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आया है, इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है ये सवाल पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक एफडीआई मॉरिशस से आता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आपको वन लाइनर मिल जाएगा इसका। फिर जो भी छिटपुट बचा है उसको भी हम खटाखट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की आपको दे दी गई है, उसको देखिए, बार बार देखिए। कंपाइल पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, आपसे यही उम्मीद रहती है। और दोस्तों घटना चक्र पूर्वालोकन बिहार पीसीएस के लिए चल ही रहा है। संभव हुआ दोस्तों, एडिटोरिया आई है बिहार की बाज़ार में, संभव हुआ तो उसको भी आपको उपलब्ध करा दूंगा विद इन टाइम। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों ने कमेंट भी किया कि विद इन टाइम करा दीजिए। ये साथियों बड़ा पोर्शन था, काफ़ी समय इसको लग गया करने में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हो गया तो संतुष्टि मिली है और आपको भी मिलेगी। निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद आरओ को देखेंगे हम लोग, फिर यूपी पीसीएस को भी देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।